Hello everyone, welcome back my channel. Now start the machinery and the enzyme का second para. Okay, now start. In addition to DNA dependent DNA polymerase, many additional enzymes are required to complete the process of replication with high degree of accuracy. डीएनए डिपेंडेंट और डीएनए पॉलीमरेज, ये बोल रहा है कि डीएनए डिपेंडेंट और डीएनए पॉलीमरेज के अलावा भी ऐसे एंजाइम होते हैं जो प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं, वो भी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ इन्वॉल्व होते हैं. ओके, अब इनमें कौन कौन से एंजाइम आते हैं, इनके नाम देखेंगे. यहाँ पर कौन कौन से एंजाइम होते हैं? हेलिकेज होते हैं, गायरेज होते हैं, प्राइमेज होते हैं, लाइगेज होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज होते हैं. ये सब क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में. ओके, डीएनए डिपेंडेंट और डीएनए पॉलीमरेज के अलावा भी ऐसे एंजाइम होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में. फॉर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल, सिंस द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कैन नॉट बी सेपरेट इन इट्स entire length due to very high energy requirement. अब ये क्या बोला? फॉर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल, सिंस जो टू स्ट्रैंड का है, डीएनए कैन नॉट बी सेपरेट इन इट्स इंटायर लेंथ. ओके, वेरी हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट. इसको फिगर में देखते हैं. अब यहाँ हम डीएनए बनाएंगे. ओके, यहाँ AT. ओके, एडेनिन के साथ हमेशा थाइमिन रहेगा और ग्वानिन के साथ साइटोसिन. साइटोसिन में कितने बॉन्ड होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और AT में डबल बॉन्ड होते हैं. ये क्या बोल रहा है? ये डीएनए स्ट्रक्चर है, इनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड है. ओके, इनके बीच में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है. इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ये ATGC ATGC. ओके, होते हैं. इनको तोड़ने, इन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए रहता है. अब इन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए रहता है. अब ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए रहती है, उतनी एनर्जी इनके पास इन्वॉल्व नहीं रहती है. इतनी एनर्जी यहाँ नहीं रहती है. अब उतनी एनर्जी तो इनके पास होती नहीं है कि पूरे बॉन्ड को ब्रेक कर सकें. लेकिन जितनी भी यहाँ एनर्जी होती है, जितनी भी यहाँ एनर्जी इन्वॉल्व होती है, वो क्या करती है? डीएनए के कुछ स्ट्रैंड को ब्रेक कर देती है. ओके, अब ये जितनी भी एनर्जी यहाँ पर रिक्वायर होगी, यहाँ के आधे डीएनए को ब्रेक कर देगी, तोड़ देगी. ओके, ये आधे डीएनए को ब्रेक कर देगी, जितनी भी एनर्जी यहाँ पर इन्वॉल्व होगी. आपके पास जितनी एनर्जी यहाँ पर इन्वॉल्व हुई, वो आधे स्ट्रैंड को क्या की? ब्रेक कर दी. ओके, पूरे बॉन्ड, जो पूरे इसके बॉन्ड होते हैं, वो ब्रेक नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है. ओके, यहाँ तक के बॉन्ड क्या हो गए? ब्रेक हो गए. ओके, इसे बोलते हैं स्मॉल ओपनिंग. अब ये जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो क्या होगा? ये ओपन हो जाएगा. ओके, तो इसको क्या बोलते हैं? स्मॉल ओपनिंग बोलते हैं, या फिर रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं. अब यहाँ क्या होता है? यहाँ देख लेते हैं. ये यहाँ बॉन्ड बना, और ये क्या हुआ? आधा बॉन्ड जो होता है ब्रेक हो जाता है. ओके, आधे बॉन्ड जो ब्रेक हो गए हैं, ब्रेक होने के बाद ये ओपनिंग हुई, स्मॉल ओपनिंग हुई, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क. जब ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो ये ओपन हो जाएगा. ओके, अब यहाँ GC था, AT था, तो क्या हो गया? ये ब्रेक हो गया बॉन्ड. ओके, और फिर जब ये ब्रेक हो गया तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क, एक स्मॉल ओपनिंग बोलते हैं. इसी रेप्लिकेशन फॉर्क में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, मतलब इनिशिएट होती है, स्टार्ट होता है. ओके, अब देखो यहाँ न्यू स्ट्रैंड बनना स्टार्ट हो गई. अब यहाँ न्यू स्ट्रैंड बनना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन डायरेक्ट डीएनए इस पर एक्ट नहीं करेगा. डायरेक्ट डीएनए एक्ट नहीं करेगा स्ट्रैंड बनाने में. पहले क्या होगा? पहले इस पर प्राइमर आएगा. प्राइमर पर डीएनए क्या होता है? एक्ट करता है. फिर डीएनए से प्राइमर से एक्ट करते हुए
तब ये बनाता है न्यू स्टैंड। ओके ओके, ये डायरेक्ट स्टैंड नहीं बनाएगा, पॉलीमराइजेशन नहीं होगा। यहाँ पर प्राइमर जुड़ेगा और इस प्राइमर पर डीएनए पॉलीमराइजेशन एक्ट करेगा। फिर इस प्राइमर का प्राइमर क्या करता है, पॉलीमराइजेशन करता है। प्राइमर पॉलीमराइजेशन करेगा। ओके, द रेप्लिकेशन ऑकर विथ इन ए स्मॉल ओपनिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स रिफर टू एज रेप्लिकेशन फॉर्क। ये बोल रहा है इसी रेप्लिकेशन फॉर्क में डीएनए रेप्लिकेशन इनिशिएट होता है, स्टार्ट होता है। इसको स्मॉल ओपनिंग बोलते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं, इसका नाम है। ओके, अब क्या होगा, फिर बॉन्ड बनने के बाद, जब ये बॉन्ड बनने के बाद क्या होगा, फिर बॉन्ड ब्रेक होगा। अब ये बॉन्ड बन जाएगा, तो बॉन्ड बनने के बाद ये क्या होगा, फिर ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ओके, ये प्रोसेस चलता रहेगा। बॉन्ड धीरे धीरे क्या होंगे, धीरे धीरे बॉन्ड ब्रेक होंगे, मतलब पूरा बॉन्ड एक साथ ब्रेक नहीं होता है। अभी ये स्टैंड बन जाएंगे, स्टैंड बनने के बाद क्या होगा, फिर ये बॉन्ड ब्रेक होंगे। ये प्रोसेस फिर चलता रहेगा। फिर ये स्मॉल ओपनिंग होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर ये प्रोसेस हमेशा चलता रहेगा। ओके, द DNA polymerase catalyst polymerization only in one direction, that is 5' to 3'। अब ये क्या बोल रहा है, जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज वो हमेशा पॉलीमराइजेशन किस डायरेक्शन में, जो पॉलीमराइजेशन है वो किस डायरेक्शन में होता है, वो 5' to 3' डायरेक्शन में वर्क करता है। डीएनए डिपेंडेंट और डीएनए पॉलीमरेज वो हमेशा पॉलीमराइजेशन 5' to 3' के डायरेक्शन में वर्क करता है। ओके, अब इसमें देखेंगे, ये हमारा क्या रहा, रेप्लिकेशन फॉर्क। ओके, अब ये क्या बोल रहा है, जो डीएनए वर्क किस में कर रहा है, रेप्लिकेशन फॉर्क है ये पर, ये रहा हमारा रेप्लिकेशन फॉर्क। ओके, और यहीं पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। तो हमने क्या पढ़ा है, अभी लाइन में हमने क्या पढ़ा कि जो डीएनए है वो 5' to 3' तक वर्क करता है। ओके, ये रेप्लिकेशन फॉर्क है, उसमें रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, तो जो डीएनए है 5' to 3' स्टार्ट होगा। ओके, 5' to 3' तक क्या करेगा, वर्क करता है। ओके, अभी क्या बोल रहा है, न्यूली सिंथेसाइज स्टैंड। ये जो होता है, अब ये न्यूली सिंथेसाइज स्टैंड है, ये देखो जो रेड कलर के हैं वो न्यूली सिंथेसाइज क्या है, स्टैंड है। जो न्यूली सिंथेसाइज के स्टैंड है वो 5' to 3' की तरफ बन रहा है। कंटिन्यू मतलब कंटिन्यूअस सिंथेसिस, मतलब हमेशा क्या बन रहा है, 5' to 3' की तरफ जो न्यूली स्टैंड बन रहा है। और एक क्या है 5' to 3', ये क्या है, ये ब्रेक टूट कर बन रहा है। इसको क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस, इसको कंटिन्यूअस बोलते हैं, ये हम पढ़ेंगे आगे। और ये हमारा क्या रहा, ये हमारा रहा टेम्पलेट स्टैंड। ओके, दिस क्रिएट्स सम एडिशनल कॉम्प्लिकेशन एट द रेप्लिकेशन फॉर्क consequently on one strand the template with polarity 3' to 5' the replication is continuous। ये क्या बोल रहा है, 3' to 5' की तरफ क्या है, रेप्लिकेशन जो हो रहा है वो कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन हो रहा है। while on the other the template with polarity 5' to 3' it discontinuous। ये बोल रहा है जो अदर है, अदर स्टैंड टेम्पलेट पर क्या है, जो पोलैरिटी है 5' to 3' वो डिसकंटिन्यूअस है, मतलब टूट कर बन रही है। ओके, लाइन में क्या बोल रहा है कि जो ये टेम्पलेट स्टैंड है, ये जो टेम्पलेट स्टैंड है जिसकी पोलैरिटी 3' to 5' है, 3' to 5' है, उस पर जो न्यूली सिंथेसाइज है वो क्या है, वो क्या बन रहा है, कंटिन्यूअस बन रहा है। वो जो न्यूली सिंथेसाइज है वो क्या बन रहा है, कंटिन्यूअस बन रहा है 3' to 5' पर। टेम्पलेट स्टैंड ये है ना, तो ये इसकी बात किया है, 3' to 5' कंटिन्यूअस जो न्यूली सिंथेसाइज बन रहा है वो कंटिन्यूअस बन रहा है, वो टू ब्रेक करके नहीं बन रहा है, वो कंटिन्यूअस बन रहा है। ओके, और फिर वो क्या बोल रहा है, ये कंटिन्यूअस समझ में आ गया हमें।
और वो फिर क्या बोल रहा है, ये डिसकंटिन्यूअस, ये बोल रहा है जिसकी पोलैरिटी 5 to 3 है, जिसकी पोलैरिटी 5 to 3 है। ओके, अभी ये पोलैरिटी इसकी क्या है, 5 to 3 है, उस पर न्यूली सिंथेसिस जो बनेगा, न्यूली स्टैंड जो बन रहा है वो डिसकंटिन्यूअस बन रहा है, मतलब ब्रेक करके टूट कर बन रहा है। डिसकंटिन्यूअस जो है, इसके जो न्यूली स्टैंड है वो टूट कर बनेंगे, ये देखो टूट कर बनेंगे। ये स्टैंड पूरा एक साथ नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। और ये स्टैंड एक साथ पूरा बन रहा है, इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस स्टैंड। ये जो टूट कर होते हैं, जो टूट कर न्यूली सिंथेसाइज्ड स्टैंड बनते हैं, उसको होजाकी बोलते हैं, होजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं। इसका नाम होता है होजाकी फ्रेगमेंट। ओके, ये मे भी आ भी सकता है क्वेश्चन कि जो डिसकंटिन्यूअस के जो न्यूली सिंथेसाइज्ड जो स्टैंड होते हैं, जो टूट कर बनते हैं, उस फ्रेगमेंट का नाम क्या होता है, उसका नाम होता है होजाकी फ्रेगमेंट। ओके, the discontinuously synthesized fragment are later joined by the enzyme DNA ligase। ये क्या बोल रहा है, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस। ये जो डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस है, अब ये क्या बोल रहा है, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस में जैसे टुकड़े नहीं बन रहे थे, जो टूट कर सिंथेसिस, न्यूली सिंथेसिस स्टैंड जो बन रहे थे, उसकी ये बात कर रहा है। जो टूट कर बन रहे थे, आपस में वो जुड़ जाते हैं, जो ब्रेक होकर के बन रहे थे वो क्या करते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। कौन से एंजाइम से वो आपस में जुड़ जाते हैं, किसकी एंजाइम की हेल्प से, डीएनए लाइगेज की हेल्प से क्या करते हैं, वो आपस में जुड़ जाते हैं। इन टुकड़ों को आपस में जोड़ देता है, जिससे ये पूरा कंप्लीट सिंथेसिस बन जाता है। कौन इन टुकड़ों को जोड़ देता है, डीएनए लाइगेज। ओके, इन टुकड़ों को क्या करता है, डीएनए लाइगेज जोड़ देता है। ये बोल रहा है जो न्यूली सिंथेसाइज के जो स्टैंड होते हैं, जो टूट कर बने होते हैं, जिसको हम डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस बोल रहे हैं, उन टुकड़ों को ये कौन सा एंजाइम जोड़ देता है, डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या करता है, इन टुकड़ों को जोड़ देता है। The DNA polymerase on their own cannot initiate the process of replication। ये बोल रहा है जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो अपने आप से कभी रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होता उसका। जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो अपने आप से रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं करता है। इसका मतलब कोई और एंजाइम होगा जो रेप्लिकेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करता है, तो उस एंजाइम का नाम है प्राइमेज एंजाइम। ओके, कौन सा एंजाइम होता है, प्राइमेज एंजाइम होता है। ये जो प्राइमेज एंजाइम होता है, एक एंजाइम होता है जो बनाता है प्राइमर को। ओके, वो बनाता है प्राइमर को। अब इस प्राइमर पर डीएनए पॉलीमरेज ऐड करता है, तब क्या होगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। ओके, जो डीएनए पॉलीमरेज है नॉट ओन, मतलब वो खुद से रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं करता है। ओके, वो क्या बोल रहा है यहाँ थोड़ा देख लेते हैं हम। ये क्या बोल रहा है, जो डीएनए वो खुद से नहीं ओन स्टार्ट रेप्लिकेशन नहीं होता है, मतलब खुद से वो रेप्लिकेशन नहीं करता है। ये देखिए पॉलीमराइजेशन कैसे हुआ, यहाँ पर प्राइमर जो यहाँ हुआ, प्राइमर जुड़ा आकर, यहाँ पर आकर के प्राइमर जुड़ा। अब इस प्राइमर पर क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज एक्ट करेगा, फिर इस प्राइमर को क्या करता है, फिर ये प्राइमर क्या करता है, पॉलीमराइजेशन होता है। ओके, अब इस प्राइमर से क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज जो होगा ऐड करेगा, तो ये प्राइमर क्या करता है, पॉलीमराइजेशन करेगा। ओके, फिर ये रेप्लिकेशन, मतलब फिर ये स्टैंड बन जाएगा। पॉलीमराइजेशन हुआ, फिर ये स्टैंड बन गया। ओके, ये बोल रहा है also the replication does not initiate the process of replication। नहीं, अब आगे देखते हैं। also the replication does not initiate randomly at any place in DNA। ये बोल रहा है डीएनए में ऐसा नहीं होता है कि कहीं से भी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी, डीएनए में कहीं से भी रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होगी। ओके, देखते हैं आगे। देयर इज definite region in E. coli DNA where the replication originate। ये बोल रहा है कि ई कोलाई बैक्टीरिया में क्या होता है, एक डिफाइनेट रीजन होता है जहाँ पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है।
कहीं से भी रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होता है। सच रीजन आर टर्म्ड एज ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये बोल रहा है, और उस रीजन को क्या बोलते हैं, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं। ये बोल रहा है कहीं से भी रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होता है, ओके। उसका एक डिफाइनिट रीजन होता है जहाँ से वो स्टार्ट होता है रेप्लिकेशन, और जहाँ से वो रीजन स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है, डीएनए के अंदर एक रीजन होता है जिसे ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं, मतलब ऑरिजिनेट या स्टार्ट होता है जहाँ से, ओके। जहाँ से रीजन मतलब जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसी को बोलते हैं ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब क्या है, इट इज because of requirement of the origin of replication that a piece of DNA, if needed to propagated during recombinant DNA producer, require a vector. The vector provide the origin of replication. अब यहाँ क्या है, अब ये जो पार्ट है इसको समझने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि ये पार्ट क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का है, ओके। तो ये यहाँ कंफ्यूज कर देगा, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे, ओके। फिर इसको देखते हैं, क्योंकि ये कंफ्यूज कर देगा तो फिर यहाँ पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ओके। फिर इसको आगे पढ़ते हैं। एक ये बोल रहा है, फर्दर नॉट एवरी डिटेल ऑफ रेप्लिकेशन इज अंडरस्टूड वेल इन यूकैरियोटिक्स। द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस एट एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। ये बोल रहा है, अब जो यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक ले लेते हैं हम लोग, यानी कि हम, ओके। उनमें क्या होता है, जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए है वो सेल साइकिल के एस फेज में होता है। जो रेप्लिकेशन होता है इनमें वो सेल साइकिल के किस में होता है, एस फेज में। ये बोल रहा है यूकैरियोटिक यानी कि हम लोग, उनमें क्या होता है, जो रेप्लिकेशन होता है वो, जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए है, वो सेल साइकिल के एस फेज में होता है। सेल साइकिल के एस फेज में क्या है, सेल साइकिल कितने टाइप के होते हैं, G1 फेज होता है, G2 फेज होता है और एक एस फेज होता है। तो ये बोला है जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए है वो सेल साइकिल के एस फेज में होता है, ओके। जब हम सेल साइकिल को पढ़ेंगे तब इसको हम पढ़ेंगे, G1 G2 एस फेज, ओके। इस एस फेज में होता है, ओके। ये जो बोल रहा है, जो रेप्लिकेशन होता है डीएनए है वो सेल साइकिल के एस फेज में होता है। जो रेप्लिकेशन होता है सेल साइकिल के एस फेज में होता है, ओके। अब ये बोल रहा है, द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड सेल डिवीजन साइकिल शुड बी हाईली कोऑर्डिनेट। ये बोल रहा है, अब जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए और सेल डिवीजन है, ये जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए है और ये जो सेल डिवीजन साइकिल है, ये जो सेल डिवीजन साइकिल है वो हाईली कोऑर्डिनेट होता है। वो क्या होता है, हाईली कोऑर्डिनेट होता है। हाईली कोऑर्डिनेट क्या होता है, मीन्स ये सेल है, ओके। एक सेल है, उसको फिगर में देखते हैं। ये एक सेल है, ओके। ये सेल है, उसके अंदर डीएनए है, ये सेल है, उसके अंदर डीएनए है। अब डीएनए क्या हुआ, वो डीएनए क्या है, रेप्लिकेट हो गया। डीएनए क्या है, रेप्लिकेट हो गया। हाईली रेप्लिकेशन मतलब हाईली रेप्लिकेशन, जैसे ही डीएनए रेप्लिकेट हो गया मतलब ये डीएनए क्या हुआ, रेप्लिकेट हो गया। जैसे ही डीएनए रेप्लिकेट करता है उसके थोड़े टाइम बाद ही सेल डिवाइड हो जाता है। ये क्या होता है, सेल। अब ये सेल डिवाइड हो जाएगा, ये वाला डीएनए क्या होगा, यहाँ चला जाएगा, ओके। और ये वाला डीएनए क्या होगा, यहाँ चला जाएगा, ओके। ये जो सेल है, सेल के अंदर डीएनए जब रेप्लिकेट होता है, हाईली रेप्लिकेशन मीन्स जैसे मतलब रेप्लिकेट होता है तो उसके थोड़े टाइम बाद ही क्या होता है, सेल डिवाइड हो जाता है, ओके। आगे देखते हैं, ए फेलर इन सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन रिजल्ट इनटू पॉलीप्लॉइडी, ए क्रोमोसोमल एनोमली। मतलब ये क्या बोल रहा है कि ये जो पॉलीप्लॉइडी क्या होता है, क्रोमोसोमल एनोमली मीन्स क्या होता है, नॉर्मल से अलग, ओके। नॉर्मल से अलग, इसको देखते हैं। ये है क्रोमोसोम, ओके। ये हमारा क्या है, क्रोमोसोम है।
क्रोमोसोम के अंदर डीएनए मिलता है। ओके, क्रोमोसोम के अंदर क्या मिलता है? डीएनए मिलता है। अब क्रोमोसोम की कॉपी बनेगी तो क्या होगा? डीएनए की भी कॉपी बनेगी। अब अगर डीएनए की कॉपी बनेगी तो भी क्रोमोसोम की कॉपी बनेगी। ओके, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जब क्रोमोसोम की कॉपी बनेगी तो डीएनए की भी कॉपी बनेगी, क्योंकि क्रोमोसोम के अंदर क्या है? डीएनए है। और अगर डीएनए की कॉपी बनेगी तो क्रोमोसोम की भी कॉपी बनेगी। ओके, अब ये हमारा क्या है? सेल है। ओके, अब ये हमारा सेल है और सेल के अंदर क्या है? सेल के अंदर न्यूक्लियस है। ओके, सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम। ओके, अब ये क्या है? सेल है। अब सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के फिर क्या होगा? अब ये सबसे पहले क्रोमोसोम की कॉपी बनेगी। ओके, अब ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम की क्या बनेगी? कॉपी बनेगी। अब सबसे पहले क्या होगा? क्रोमोसोम की क्या हुई? कॉपी बनेगी। अब क्रोमोसोम की कॉपी बनी। ओके, या बोले डीएनए रेप्लिकेट करेगा। अब डीएनए जो डीएनए है रेप्लिकेशन हो गया। अब क्या होगा? सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन होगा। ओके, सेल डिवीजन। अब किसी भी कारण से, मतलब सेल डिवीजन होगा, लेकिन अब किसी कारण से सेल डिवीजन क्या हो गया? ये क्या हुआ? फेलर सेल डिवीजन बोल रहा है। अब तो किसी भी कारण से सेल डिवीजन जो हो गया वो फेल हो गया। ओके, किसी कारण से सेल डिवीजन फेल हो गया, सेल डिवीजन नहीं हुआ, तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? इस सेल के अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर है वो क्या होगा? वो बढ़ जाएगा। मतलब क्रोमोसोम का नंबर बढ़ गया, नॉर्मल से अलग हो गया, इसी को बोलेंगे एनॉमली। ओके, नॉर्मल से अलग हो गया, इसका क्रोमोसोम का नंबर अब इसमें बढ़ गया क्योंकि सेल डिवीजन नहीं हो पाया, किसी वजह से फेल हो गया। अब क्या हुआ? रेप्लिकेशन फेल हो गया किसी वजह से। क्या हुआ? रेप्लिकेशन नहीं हो पाया किसी वजह से, डिवाइड नहीं हो पाया क्रोमो। अब किसी वजह से जो सेल डिवीजन है वो फेल हो गया, तो क्या हुआ? क्रोमोसोम का नंबर है वो बढ़ गया। ओके, नॉर्मल से अलग हो गया, इसी को बोलते हैं क्रोमोसोमल एनॉमली। ओके, देखते हैं कि देखो हैप्लॉइड क्रोमोसोम कितने होते हैं? 23 होते हैं। और डिप्लॉइड कितने होते हैं? डिप्लॉइड क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46 होते हैं। तो ये 46 से ज्यादा हो गए, इसे बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। ओके, पॉलीप्लॉइडी, ये ह्यूमन की बात कर रहे हैं हम। ओके, पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं उसको, जो 46 से ज्यादा हो गया। You will learn the detailed nature of origin and the process occurring at this site in higher classes। ये बोल रहा है पॉलीप्लॉइडी क्या होता है, इसे अब हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय।